नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हम सभी जानते हैं अतिथि हमारे लिए भगवान के समान होते हैं। हमारी संस्कृति में माना गया है अतिथि देवो भव। जब कोई भी अतिथि या कोई भी मेहमान हमारे घर पर आता है तो हम बड़ा आदर सत्कार करते हैं, उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। लेकिन अगर मेहमान बिन बुलाया हो और आने के बाद जाने का नाम ना ले और कुछ ऐसा करे जिससे हमें लगे कि वो हमारे आम जीवन में दखलंदाजी कर रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि मेहमान हो और मेहमान बनकर ही रहो। मेहमान कुछ दिन के ही अच्छे लगते हैं। अगर मेहमान कुछ दिनों से ज़्यादा ठहर जाते हैं तो वो फिर घर वालों की आंखों में खटकने लगते हैं। और उसके लिए अगर हम कहें अतिथि राक्षस भव कि अतिथि राक्षस के समान होते हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं तुम कब जाओगे अतिथि। इसके लेखक हैं शरद जोशी जी। ये पाठ आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 से लिया गया है। ये पाठ एक संस्मरण के रूप में है। संस्मरण क्या होता है? जब कोई भी लेखक या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से जुड़ी किसी घटना को याद करके पाठ के रूप में लिखता है या उसके बारे में लिखता है तो हम उसे क्या कहते हैं? संस्मरण। संस्मरण के साथ साथ ये व्यंग्यात्मक संस्मरण है, यानी कि इसमें व्यंग किया गया है ऐसे मेहमानों के ऊपर, ऐसे अतिथियों के ऊपर जो एक तो बिन बुलाए आ जाते हैं और बिन बुलाए आने के बाद अपना पूरा डेरा जमा लेते हैं, जाने का नाम नहीं लेते, चाहे मेजबान को कितनी ही परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े। आइए इस पाठ के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, उसके बाद विस्तार से इस पूरे पाठ को पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। आपके घर पर भी, हमारे घर पर भी अगर कोई ऐसा मेहमान आता है जो आ जाता है और जाने का नाम नहीं लेता है और कुछ दिनों के बाद उसकी जो इज्जत होती है, सम्मान होता है, हमारी आंखों में कम हो जाता है। तुम कब जाओगे अतिथि। इस पाठ में लेखक ने उन अतिथियों को आड़े हाथों लिया है जो अतिथि होने की गरिमा को भुला देते हैं, आतिथ्य के लिए मुसीबत बन जाते हैं। उन्होंने समाज की इस बड़ी समस्या को हास परिहास और मुहावरेदार भाषा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है ताकि हंसते हंसते हमें बात का मर्म भी समझ में आ जाए। लेखक के घर अतिथि का आज चौथा दिन है। अभी तक अतिथि ने अपने जाने का कोई संकेत नहीं दिया है। वह लेखक के घर इस तरह से विराजमान है जैसे ये उसका अपना ही घर है। लेखक उसके सोए स्वाभिमान तथा खोई स्मृति को जगाने के लिए बार बार कैलेंडर की तारीखें उसे दिखाकर बदल रहा है, परंतु अतिथि निश्चित भाव से सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है। लेखक उसे मन ही मन दुत्कारता है कि अतिथि, यदि तुमने मेरी आर्थिक स्थिति समझ ली है तो उसी तरह वापस हो जाओ जैसे लाखों मील लंबी यात्रा के बाद एस्ट्रोनॉट चले जाते हैं। क्या तुम्हें तुम्हारा घर याद नहीं आता? अतिथि के घर आने के पहले दिन लेखक और उसकी पत्नी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया था। रात के भोजन को डिनर का रूप दिया गया ताकि अतिथि मेहमान नवाजी की छाप लिए अगले ही दिन चला जाए, परंतु अतिथि नहीं गया। तीसरे दिन लेखक और उसकी पत्नी को अप्रत्याशित आघात तब लगा जब अतिथि ने अपने कपड़े धोबी को देने का प्रस्ताव रखा। तो यहाँ पर एक बात हम देख सकते हैं कि जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति होता है, उसकी जो आजीविका होती है, उसका पूरा घर परिवार का जो हिसाब किताब होता है, वो एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता रहता है। अगर बीच में कोई मेहमान आ जाता है, अगर एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो मेज़बान के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते कि उनका कितना खर्चा हो रहा है, क्या वो ये खर्च उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। और धोबी को कपड़े देने के प्रस्ताव के बारे में सुनकर लेखक और उनकी पत्नी को ये लगता है कि अब मेहमान कुछ और दिन ठहरने वाले हैं। अतिथि के इस तरह डेरा जमा लेने से मान सम्मान और बातचीत की गर्माहट धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आत्मीय भाव से फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट समाप्त हो जाती है। शब्दों का लेन देन मिट जाता है। तमाम विषयों पर चलने वाली चर्चाएं भी खत्म होने लगती हैं। डिनर से चलकर बात खिचड़ी तक आ गई, परंतु अतिथि टस से मस न हुआ। 4 दिन बीत गए, मेहमान नवाजी की सारी हदें पार हो चुकी हैं। लेखक का मन खिन्न है और उसे आशा है कि 5वें दिन की सुबह अतिथि वापस जाने का ससम्मान निर्णय ले लेगा। लेखक को उम्मीद है कि अतिथि अपने देवत्व की रक्षा करते हुए राक्षसत्व से बचते हुए वापस हो जाएगा। लेखक ने केवल यहाँ पर उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर, उन्हीं मेहमानों के ऊपर व्यंग किया है जो इस तरह का व्यवहार करते हैं, जो मेहमान की तरह रहते हैं, अगर बताकर आते हैं और उसी तरीके से व्यवहार करते हैं जैसे एक अतिथि को करना चाहिए, तो उसके लिए ये पाठ नहीं है। और हम सभी के जीवन में ऐसे पल अवश्य आते हैं जब हमारे घर बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं और डेरा जमा लेते हैं, तो हमारे मन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही होती है जैसी यहाँ पर लेखक की है।
ये पाठ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आपको पाठ लगभग समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पर हम आइए पूरे पाठ का वाचन करते हैं और देखते हैं कितनी अच्छी भाषा में लेखक ने अपनी बात को हमारे सामने रखा है। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। चतुर्थ दिवस यानी कि 4 दिन हो गए हैं मेहमान घर में है और जाने का नाम नहीं ले रहा। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि ये चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। सतत यानी कि लगातार 4 दिनों से हम आपका आतिथ्य कर रहे हैं, हम आपका आदर सम्मान कर रहे हैं, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तक एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए ये उच्च सीमा अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर व्यक्ति बहुत गरीब है और उसके घर मेहमान आता है तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि गरीब व्यक्ति के पास खुद के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, रहने के लिए नहीं होता, और ऊपर से मेहमान आ जाएं तो वो उसको क्या खिलाएगा। और जो बहुत ही उच्च वर्ग के लोग होते हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, एक बड़ा सा घर होता है, नौकर चाकर होते हैं, तो उसको मेहमान के आने या जाने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति पर कोई बदलाव नहीं आता है। लेकिन जो मध्यम वर्ग होता है, जो अपनी आजीविका को बहुत सोच समझ के चलाता है, जिसके पास एक्स्ट्रा सोर्स नहीं है इनकम का, तो उनके लिए इस तरह के जो मेहमान होते हैं वो सरदर्द का कारण बन जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक बताना चाहता है कि तुमने मेरी आर्थिक हालत को देख लिया है कि मैं ज़्यादा दिन तुम्हारा खर्चा नहीं उठा पाऊँगा, फिर तुम क्यों मेरी मिट्टी खोद रहे हो, तुम क्यों नहीं जाने के बारे में सोच रहे हो, तुम्हें अपना घर याद नहीं आता। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। बटुआ काँपना यानी कि अपने पैसे के बारे में सोचना। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते भी की थी। तुम्हारे सम्मान में जो अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का ये आखिरी छोर है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक दिन मेहमान रहता है तो हम दिल खोलकर उसका स्वागत करते हैं। हम ऐसे ऐसे पकवान बनाते हैं जो अपने लिए भी नहीं बनाते हैं। अगर 2 दिन मेहमान रहता है तो थोड़ा बहुत फिर हम कोशिश करते हैं कि उसको अच्छा खाना हम दें, अच्छे से हम आदर सत्कार करें। लेकिन ये लगातार अगर चलता रहता है तो धीरे धीरे फिर हम जो साधारण खाना हम खुद खाते हैं वहीं पर बात आ जाती है। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। ये आघात अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित यानी कि जिसकी हमें बिल्कुल भी आशा नहीं थी। इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यूँ रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होते, वे मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा।
मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। पर अब जब वे आंखें बड़ी होती हैं तो मेरा मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिन ठहरेगा, और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए, और तुम यही हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सिलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी, और तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। यानी कि अब तुम्हें देखकर हंसने का मन भी नहीं करता। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनेलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। यानी कि अब तुमसे बात करने का मन भी नहीं करता। अब इसे न तुम हिला रही हो और न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया है, चर्चा के विषय चूक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। और अब एक चुप्पी है। सौहार्द्र अब शैने शैने बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं। पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार ये प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जोशी जी ने कितनी अच्छी भाषा में छोटे छोटे वाक्य बनाकर और कितना गहरा व्यंग किया है। किस तरीके से वो कहना चाह रहा है कि तुम हमारे दिल की बात क्यों नहीं समझ रहे हो, तुम क्यों नहीं जा रहे हो। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये। मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। उपवास यानी कि फिर खाना बनेगा ही नहीं। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का ये चरम क्षण है। तुम जाओ न अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे की होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेस्ट हाउस भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अपने खराटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। यानी कि 5वां दिन शुरू हो जाएगा और हमें पूरी आशा है कि तुम लौट जाओगे। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रह सकते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। ये मनुष्य अपनी वाणी पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। तो यही इन्हीं पंक्तियों के साथ पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है और बीच बीच में हमें हंसी भी आती है और कहीं ना कहीं सच्चाई है। हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है। आप अभी बच्चे हैं लेकिन आपने अपने घर में इस तरह के मेहमान अवश्य देखे होंगे और उनके पीठ पीछे हम ऐसी बातें अवश्य करते हैं कि तुम कब जाओगे। और इसके ऊपर अनेक फिल्में भी बन चुकी है और एक फ़िल्म तो जिसका नाम भी यही है, अतिथि तुम कब जाओगे। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, कुछ ऐसे लोगों की सच्चाई है और ये हमें भी बहुत कुछ सिखा कर जाती है। आपने देखा होगा जब ये पाठ हम पढ़ रहे थे और आप इसे सुन रहे थे तो आपको अतिथि बहुत बुरा लग रहा था। आपको जो मेज़बान है, जो उनकी पत्नी है, वो बिल्कुल सही लग रही थी। अब सोचिए अगर हम किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं और पूरे हक के साथ वहाँ पर रायते की तरफ फैल जाते हैं तो उस परिवार का जो मेज़बान होता है वो किस तरीके से सोचेगा। वो बिल्कुल ऐसा ही सोचेगा, हमारे बारे में इतना ही बुरा बुरा सोचेगा, हमें अंदर से कोसेगा कि क्यों नहीं जा रहा है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा सबक है कि हमें भी मेहमान बनकर ही जाना चाहिए और अपना घर अपना ही घर होता है। अपने घर में जिस आराम से, जिस हक से हम आराम से रह सकते हैं उतना भला किसी और के घर में कैसे रह सकते हैं। तो अतिथि देवता तभी तक होता है तब तक वो अपनी गरिमा बना कर रखता है। और कहा भी गया है, मेहमान हो मेहमान बनकर रहो।
मेहमान से मेज़बान बनने की आवश्यकता नहीं है और अपना घर अपना ही होता है, दूसरे का घर दूसरा ही होता है। उसी के हिसाब से हमें औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सा पाठ था। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। हंसी हंसी में, मजाक मजाक में बहुत गहरी समाज की समस्या के बारे में, जो आम जीवन से जुड़ी हुई समस्या है, उसके बारे में शरद जोशी जी ने आप सबको, हम सबको बताया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ते रहिए। और अच्छा पढ़ने के साथ कुछ ना कुछ सबक जरूर लेते रहिए। और हमने ये सबक लिया है कि हम किसी के घर मेहमान की तरीके से रहेंगे, मेज़बान बनने की कोशिश नहीं करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।